2x2 5x1 प्लस 5x2 2x1। अब ये आपकी क्या बन जाएगी, जो आपका कॉलम है ये आपकी क्या बन जाएगी, रो। यानी कि आप लिखेंगे 6z1 प्लस 5z2 प्लस 2z3। ठीक है, और ये लेस देन का साइन है तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये। और जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था पाई का, उसका कोएफिशिएंट क्या था 5, तो ये आगे क्या, इसके आगे जाएगा 5। इसी तरह से जो है सेकंड वाला जो आपका रो वेक्टर है, सेकंड जो बनेगा वो किस तरह से बनेगी, 2z1 प्लस 5z2 प्लस 4z3, और फिर इसको भी आप लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये आपके पास आ गया। और नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट को हम लिखेंगे z1 z2 ही लिखेंगे, लेकिन हम उनका साइन उसी तरह ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहने देंगे। इसी तरह आगे अब आप देखें, आगे उसने एग्जांपल नंबर 3 में भी इसी तरह से बताया कि कॉस्ट का फंक्शन है, उसको हम मिनिमाइज़ करते हैं, तो आपने इसको डुअल में ट्रांसफॉर्म किया है, तो वो क्या बन गया है, प्रॉफिट का फंक्शन। ये बहुत ईजी है अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने 3-4 दिन का ब्रेक के बाद आपको ये दिया है काम, ताकि इसको आप तसल्ली से कर सकें। आगे आ जाते हैं डुअल थ्योरम्स। डुअल थ्योरम्स यानी कि ये इस तरह से थ्योरम्स हैं कि आपने इसको लर्न करना है, और अगर आप क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर रहे हैं तो आपने इन थ्योरम्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपने उसको जो है अप्लाई करना है। नंबर 1 क्या है, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द प्राइमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑलवेज इक्वल्स टू द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द डुअल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी कि जो आपका प्राइमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि जब आप उसको ग्राफिकली भी सॉल्व करते हैं तो आप उसकी एक ऑप्टिमल वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 में आपने देखा है। जैसे सपोज 30 आई है, तो जब आपने उसको डुअल में ट्रांसफॉर्म करना है तो फिर आपकी जो ऑप्टिमल वैल्यू आएगी, जैसे आपने प्रॉफिट की वैल्यू निकाली थी 30, अब डुअल बनाकर वो क्या हो गया, कॉस्ट। तो कॉस्ट को जब आप एंड पर सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम कॉस्ट जितनी भी आएगी, आप उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 30 आनी चाहिए। ठीक है, और सेकेंड इसका जो है थ्योरम क्या है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको अच्छी तरह से समझें। A decision variable in the primal program has a non-zero value। ठीक है, जैसे x1 x2 है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो आई जब आपने उसको ग्राफिकली सॉल्व किया है, जैसे x1 आया है 5 या x2 आया है 3, तो द कॉरस्पॉन्डिंग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल इन द डुअल प्रोग्राम। ठीक है, तो जब आप उसको डुअल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आप उसमें वेरिएबल लगाएंगे, जैसे आप लगाते हैं s1 s2 लगाते हैं, तो उसमें जो है मस्ट हैव एन ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ज़ीरो। अगर वो नॉन ज़ीरो था पहले तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्लैक या सरप्लस वेरिएबल क्या होना चाहिए, ज़ीरो। इसी तरह अगर एक स्लैक या सरप्लस वेरिएबल इन द प्राइमल हैज़ अ नॉन ज़ीरो वैल्यू, अगर प्राइमल में उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो है किसी सरप्लस या स्लैक वेरिएबल की, तो द कॉरस्पॉन्डिंग डिसीजन वेरिएबल, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिसीजन वेरिएबल उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन द डुअल प्रोग्राम मस्ट हैव एन ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ज़ीरो। ठीक है, अब इसको किस तरह से आपने सॉल्व करना है, जैसे ये यहाँ पर देखिए एग्जांपल नंबर उसने 4 दी हुई है, गिवन द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्या है, पाई इज इक्वल्स टू 14x1 प्लस 12x2 प्लस 18x3 सब्जेक्ट टू उसने 2 बजट कंस्ट्रेंट। अब इसको, ये तो आपको समझ आ गई, इसको हमने डुअल कैसे बनाया है, पाई को हमने क्या कर दिया, इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू जो इसके कंस्ट्रेंट से आपके कांस्टेंट से 2 और 4, उस वो क्या बन गए हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट बन गए हैं, 2z1 प्लस 4z2। और इसी तरह से जो आपकी कंस्ट्रेंट्स थी, 2 कंस्ट्रेंट्स, वो क्या बन गई हैं, 3 कंस्ट्रेंट्स बन गई हैं। यानी कि आपके जो रोज थी वो क्या बन गई है, कॉलम। यानी कि 2x1 क्या बन गया, 2z1 फिर z2, ठीक है, प्लस 2x1 प्लस z2 सॉरी 2x1 प्लस x2 प्लस x3, तो ये क्या बन गया, 2z1 फिर नीचे भी z1 और z1 प्लस, और दूसरी कंस्ट्रेंट क्या बन गई है, z2। ठीक है, 2z1 प्लस z2, इसी तरह से z1 प्लस z2 फिर नीचे भी z1 प्लस 3z2, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में क्या आपके पास आ जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स हैं वो आ जाएंगे। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अब वो ये बता रहा है कि द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द डुअल प्रोग्राम वर फाउंड ग्राफिकली। यानी कि जो आपका डुअल प्रोग्राम है
in the in example 2